यहाँ पे जो ऐसे स्टार्ट होता है वहां पे सीधा आपसे पूछा जा सकता है और काफी एग्जाम में आया आपके 2011 में, ठीक है। अपने क्या है कि यूं कहें शायद तक 2011 आरपीएससी का स्कूल लेक्चरर का एग्जाम था, उसमें सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया लाइन देके भी, ये लाइन है वो किस ऐसे में से, ठीक है। तो स्टडी फॉर डिलाइट ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी याद रखना है एज इट इज। मैं ये कहता हूं ध्यान देना, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों को ये बात अजीब लगे, परंतु मैं ये कहता हूं आप ऐसे को एकदम, 2 ऐसे हैं, 8 पोइम है, हर ऐसे हर पोइम में से आप ये मानो, ठीक है, जो ग्रेजुएशन पोर्शन है उसकी बात कर रहा हूं, हर ऐसे हर पोइम में से आप ये मानो 2-2 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं, ठीक है। तो सिर्फ आप इतनी सी सिर्फ 10 अगर आप चीजें कर लेते हो, और मैं ये मानता हूं कि लगभग क्या है कि 2-2 3-3 घंटे की क्लास में ये सारी भी लगभग 15 से 20 दिन में ये सारी क्या है कि 20 दिन में ये, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और आपकी जो पोइम्स है, ठीक है, वो अच्छे प्रकार से क्या है कि की जा सकती। तो अगर क्या है कि अपने 30 घंटे भी अगर अपने लगाते हैं, अगर आप लगाते हो और उसमें आपके 20 क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल सही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर मिनिमम में से अपने देखेंगे लगभग औसतन कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2-2 क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि हर एक लाइन, इसीलिए मैं कहता हूं हर एक लाइन आपके माइंड में याद होनी चाहिए। स्टडीज फॉर डिलाइट ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी, इस प्रकार से याद होना चाहिए, सही सीक्वेंस है वो क्या है आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहां से क्या है कि क्वेश्चन है वो आपसे पूछा जा सकता है, यहां से अकॉर्डिंग टू, यहां पे ध्यान दें किस किस प्रकार से क्वेश्चन है, यही वर्ड आपको याद रखने हैं, डिलाइट ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। क्या पर्पज है, ठीक है, स्टडी का क्या पर्पज है, तो स्टडी डिलाइट, डिलाइट मतलब एक प्रकार से जॉय, आनंद अपने बात करें, ठीक है। ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट जैसे क्या है कि अपने यूं कहें जिसको आप हिंदी में गहने कहते हैं, ठीक है, जो क्या सजने संवरने के काम आते हैं। तो यहाँ पे स्टडी कैसे सजने संवरने में काम आएगी वो अभी अपने चर्चा करेंगे। 3 वर्ड आपको याद रखने हैं, और एबिलिटी, तो इसका पर्पज क्या है, ये किस में सर्व करती है, स्टडी सर्व फॉर डिलाइट ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। अब बात करते हैं, देखो डिलाइट, डिलाइट में कब, ठीक है, द चीफ यूज, अगर अपने बात करें इसका, ठीक है, देयर चीफ यूज इज इन स्टडी, क्या है, इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। मतलब जब व्यक्ति क्या होता है एक प्रकार से एकांत में होता है, ठीक है, मतलब अपनी यूं कहें बिजी लाइफ को छोड़कर, ठीक है, रिटायरिंग लाइफ में होता है, प्राइवेटनेस में होता है, तब वो क्या है पढ़कर इंटेलेक्चुअल आनंद है, इंटेलेक्चुअल यूं कहे जॉय है, उसकी क्या करता है अनुभूति, तो ये क्या है डिलाइट। ऑर्नामेंट की बात करें, जब व्यक्ति क्या है यूं कहें किसी से कन्वर्सेशन करता है, कम्युनिकेशन करता है, डिस्कोर्स मतलब जब वो बातचीत करता है किसी से, तब वो एक प्रकार से, अगर व्यक्ति जो व्यक्ति है वो स्टडी में काफी टाइम देता है, मतलब यूं कहें काफी पढ़ा लिखा है, तो वो एक प्रकार से स्टडी उसके लिए जब कन्वर्सेशन में किस प्रकार से ऑर्नामेंट, अपने ये कहते हैं ना जैसे क्या है कि कोई व्यक्ति है वो बहुत ही नपे तुले शब्दों में बहुत ही अच्छी बात कह देता है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, वो किसका इफेक्ट है, स्टडी। आगे बात करते हैं एबिलिटी। तो एबिलिटी जैसे व्यक्ति की नेचुरल एबिलिटीज होती है, उनको डेवलप करने के लिए क्या है, स्टडी सर्व करे। तो स्टडी सर्व फॉर डिलाइट ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। अब यहां पे देखें, फिर लाइन याद रखनी है, देयर चीफ यूज। अब यहां पे ये देयर वर्ड पूछ लेगा किसके लिए आया है, तो कहेंगे स्टडीज, स्टडी नहीं है, ध्यान रखना, स्टडीज देयर चीफ यूज। तो स्टडीज का क्या चीफ यूज है, ठीक है, तो चीफ यूज इन तीनों में बताना है, डिलाइट में, ठीक है, ऑर्नामेंट में और एबिलिटी में, ठीक है। द स्टडी चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग, एज इट इज, ये वर्ड आपको याद रखने हैं, इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स, ठीक है, फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स, डिस्कोर्स मतलब कम्युनिकेशन, ठीक है, कन्वर्सेशन में क्या है वो यूज करेगा, तो ऑर्नामेंट की तरह वो उसके लिए काम करेगी। नेक्स्ट अगर बात करें एबिलिटी, तो फॉर एबिलिटी इज इन द जजमेंट एंड द डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। यहां पे ध्यान रखना दोनों चीजें हैं, द जजमेंट एंड द डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, और वर्ड ध्यान रखना, ठीक है। देखो एमसीक्यू जो बनाए जाते हैं वहां पे आपको लाइन में से शब्द गायब करके पूछा जा सकता है, तो यहां पे वो बिजनेस को गायब कर देगा, वो यहां पे अफेयर्स लिख देगा, बिजनेस लिख देगा,
ठीक है, मैटर्स लिख देगा। इसलिए कहता हूं एक एक शब्द है वो क्या है का आपको याद होना चाहिए। तो अगर एबिलिटी की बात करेगा तो क्या यूज है, इज इन द जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ, इन डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, क्या आएगा, बिजनेस। तो अभी तक अपने सिर्फ दो बात की है। सबसे पहले स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी, तीन वर्ड थे क्या, डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। ठीक है, देयर चीफ यूज, अब अपने को क्या है, ठीक है, डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। अब इनके लिए क्या क्या यूज है वो बतानी। देयर चीफ यूज देयर किसके लिए है, स्टडीज। स्टडीज का चीफ यूज डिलाइट में कैसे है, देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग, क्या वर्ड था, प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स, फॉर एबिलिटी इज इन जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। हर एक चीज को अपने को याद होना चाहिए। देयर चीफ यूज इज फॉर डिलाइट, इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग, फॉर ऑर्नामेंट के लिए बात करें तो इज इन डिस्कोर्स, और फॉर एबिलिटी की बात करें तो इज इन जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, ये तो इसके यूज की बात आ गई। अब अपने बात करेंगे कि एक जो क्या है, एक एक्सपर्ट मैन होता है। एक्सपर्ट मैन कौन होता है, जो प्रोफेशनल, मतलब किसी एक काम को, ठीक है, बहुत ही अच्छे प्रकार से संपन्न करता है, वो अपने क्या कहते हैं भाई, ये तो एकदम प्रोफेशनल, एकदम क्या है, एक्सपर्ट। अब यहां पे बात करेंगे लर्नेड मैन की और एक्सपर्ट मैन की। ध्यान रखना, एक एक्सपर्ट मैन जो होता है वो क्या है कि किसी भी एक काम को या किसी भी काम को, जो भी पर्टिकुलर्स है उनको वन बाय वन करके वो एग्जीक्यूट कर सकता है, उन काम को कर सकता है। परंतु अगर अपने ये बात करें कि कुछ प्लान्स है, ओवरऑल प्लान की बात करें, उनको एग्जीक्यूट करने की बात करें, या जो भी अफेयर्स है उनको डील करने की बात करें, तो सबसे बेहतर कौन होता है, एक लर्नेड मैन होता है। तो यहां पे फॉर एक्सपर्ट कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स, याद रखना, ध्यान रखना, फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स। ध्यान रखना, एग्जीक्यूट एंड जज ऑफ पर्टिकुलर्स, कौन है भाई, एक्सपर्ट मैन। ठीक है, वन बाय वन, बट द जर्नल काउंसिल्स and the plots and marshalling of affairs come best from those that are learned। तो यहां पे दो लोगों की बात है, एक तो एक्सपर्ट मैन की बात है और दूसरा जो लर्नेड है उनकी बात है। तो जो एक्सपर्ट होते हैं वो किसी काम को एग्जीक्यूट, मतलब एक प्रकार से जो भी पर्टिकुलर्स है, ठीक है, जो भी पर्टिकुलर्स है, जो भी अपने यूं कहें अलग अलग काम है, उनको वन बाय वन कर सकते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स वन बाय वन। परंतु जो क्या है, अगर बात करें जर्नल काउंसिल्स की, एक अपने यूं कहें सामान्य जो प्लानिंग है सभी के लिए, ठीक है, जो भी यूं कहें कि प्लॉट्स, क्या होता है, प्लॉट्स होता है प्लान्स, ठीक है। मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स का मतलब होता है जो भी मामले होते हैं उनको ऑर्डर में रखना। जैसे मार्शल वर्ड जो होता है वो एक प्रकार से आर्मी वगैरह में सोल्जर्स के लिए यूज किया जाता है, जब वो एकदम यूं कहें चाहे किसी वॉर में, ठीक है, या परेड में एकदम इन ऑर्डर होते हैं, तो उसको अपने क्या कहते हैं, मार्शल कहते हैं। तो मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स की बात करें, ठीक है, द प्लॉट्स एंड मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स और जनरल काउंसिल है, ये सबसे अच्छे कौन कर सकते हैं, लर्नेड। कम बेस्ट फ्रॉम दोज दैट आर लर्नेड। तो यहां पे एक्सपर्ट की और जो लर्नेड जो पर्सन है उनकी बात की है। सबसे पहले क्या था, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट is in privateness and retiring, for ornament is in discourse, for ability is in judgment and disposition of business, disposition of business। फिर अपने किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट मैन। for expert man can execute and perhaps judge of particulars one by one, but Journal Council, the Journal Council and the plots and marshalling of affairs come best from those that are learned। याद रखेंगे, हर एक लाइन को माइंड में अपने सेट करके रखें। नेक्स्ट बात करते हैं
टू स्पेंड टू मच। अब क्या है, कुछ यहाँ पे यूं कहें स्टडीज के डिफेक्ट भी बताई गई है, कुछ डिसएडवांटेज, कुछ कमियां भी क्या है, ठीक है, फ्रांसिस बेकन ने बताई। अब अपने उनकी चर्चा करते हैं। तो अगर क्या है, बहुत अधिक व्यक्ति, जैसे मान लेते हैं भी स्टडी में बहुत अधिक अगर व्यक्ति टाइम देता है, तो वो क्या है, उसके लिए अपनी यूं कहें स्लोथ लेके आएगा। स्लोथ क्या होता है, लेजीनेस। स्लोथ क्या होता है, लेजीनेस। तो टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लोथ। अगर क्या है, बहुत अधिक क्या है स्टडी में वो टाइम देता है, तो ये क्या है, लेजीनेस को लेके। अगर अपने बात करें, वो बहुत अधिक अपने कन्वर्सेशन में इसको यूज करता है, ठीक है, टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट, ठीक है, ऑर्नामेंट के रूप में। ऑर्नामेंट कब, जब अपने क्या कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है, तब वो क्या है, एक प्रकार से इज अफेक्टेशन, उसको क्या कहेंगे अपने, अफेक्टेशन। टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्टेशन, याद रखेंगे, ठीक है। एक प्रकार से अपने यूं कहें, अफेक्टेशन क्या होता है, अफेक्टेशन एक प्रकार से जब कन्वर्सेशन करते व्यक्ति कन्वर्सेशन करते वक्त क्या है, जब व्यक्ति एक प्रकार से बनावटी व्यवहार दर्शाता है, भी उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, वो क्या होता है, अफेक्टेशन होता है, ठीक है। तो देखो, टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट, मतलब जब वो अपनी बातचीत को, कन्वर्सेशन को, कम्युनिकेशन में, ठीक है, ऑर्नामेंट के रूप में जब उसको बहुत अधिक यूज करता है ऑर्नामेंट के लिए, तब वो एक प्रकार से क्या है, अफेक्टेशन है। उसका एक प्रकार से यूं कहें, अपने यूं कहें, वो पांडित्य प्रदर्शन करने की वहां पे कोशिश करता है, ठीक है। तो ये भी उसकी कमी है। तो वहां पे टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडी इज स्लोथ, ठीक है। टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्टेशन, अफेक्शन नहीं है, याद रखेंगे। यही वर्ड क्या है कि कुछ चेंज कर करके देगा आपको, अफेक्शन नहीं है, क्या है, अफेक्टेशन है, याद रखें। और नेक्स्ट अगर बात करें, टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज ह्यूमर ऑफ ए स्कॉलर, ठीक है, इज द ह्यूमर ऑफ ए स्कॉलर। अगर क्या है, प्रत्येक निर्णय, जैसे क्या है कि रूल, जैसे स्टडी में जो रूल दिए गए हैं, या आप जो भी जैसे बुक्स पढ़ रहे हैं, उनमें जो रूल दिए गए, उनके अकॉर्डिंग अगर क्या है, कोई व्यक्ति क्या है, अपने यूं कहें प्रत्येक निर्णय लेता है, तो वो एक प्रकार से एक यूं कहें स्कॉलर जो मेन है, उसका क्या है, मजाक है। तो मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल इज द ह्यूमर ऑफ ए स्कॉलर। तो सबसे पहले अपने बात की थी कि स्टडीज है वो किसके लिए सर्व करती है, बताएं किसके लिए, डिलाइट, ऑर्नामेंट और एबिलिटी। और डिलाइट, ऑर्नामेंट, एबिलिटी के लिए उनका चीफ यूज, देयर चीफ यूज, ठीक है, फॉर डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी क्या क्या है। अगर डिलाइट की बात करें, इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग, ठीक है। ऑर्नामेंट की बात करें, इज इन डिस्कोर्स, इज इन डिस्कोर्स। एबिलिटी की बात करें, इज इन जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। हर एक वर्ड आपके माइंड में होना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं। उसके बाद में अपने बात की एक्सपर्ट मैन की और लर्नेड मैन की, एक्सपर्ट मैन और लर्नेड। तो एक्सपर्ट मैन क्या है, ठीक है, फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एजुकेट, कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स वन बाय वन, बट फॉर जनरल काउंसिल and the plots and marshalling of affairs come best from those that are learned। हर एक लाइन आपके माइंड में होनी चाहिए। फिर अपने इसके डिसएडवांटेज है, उनकी चर्चा की। डिसएडवांटेज की बात अपने करें, तो अगर क्या स्टडी में बहुत अधिक टाइम देता है, ठीक है, टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडी इज स्लो, टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्टेशन, और टू स्टडी, यहां पे सॉरी, हाँ, to make judgment wholly by their rules is the humor of a scholar। तो यहाँ पे तीनों याद रखेंगे। बहुत ज्यादा स्टडी में टाइम देता है तो स्लोथ है, लेजीनेस है। अगर वो क्या है, यूं कहें कन्वर्सेशन में ऑर्नामेंट, मतलब कन्वर्सेशन को अच्छा, बहुत अधिक दिखावटीपन करने के लिए अगर वो उसको यूज करेगा तो क्या है, अफेक्टेशन है, स्टडी का यूज करेगा तो। अगर वो क्या है, केवल और केवल, ठीक है, जो उनके रूल्स है, ठीक है, जैसे जो उसने पढ़ा है, जो बुक के रूल है, उनके अकॉर्डिंग वो जजमेंट लेता है, तो ये एक प्रकार से क्या है, ह्यूमर ऑफ ए स्कॉलर, याद रखिए। आगे बात करते हैं, ठीक है, देखो ऑफ स्टडीज की अगर अपने बात करें, तो जो स्टडीज है, ठीक है,
यहां पे देखें, दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। हर एक लाइन याद रखेंगे, ये दे किसके लिए आया है? स्टडीज के लिए। जो स्टडीज है वो यहां पे देखें, दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, मतलब स्टडीज परफेक्ट नेचर। नेचर का मतलब क्या होता है? व्यक्ति की जो नेचुरल एबिलिटीज है उनकी बात करें, ठीक है। तो जो स्टडीज है वो क्या है? नेचुरल एबिलिटीज को क्या करती है? परफेक्ट करती है। और एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, और क्या है? स्टडी है, ठीक है, वो किसके द्वारा परफेक्ट होती है? एक्सपीरियंस। कैसे भी स्टडीज कैसे एक्सपीरियंस के द्वारा परफेक्ट होगी? क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति को अनुभव नहीं है, केवल सिर्फ पढ़ा पढ़ा हुआ है, तो वो क्या है? अच्छे प्रकार से उसको यूज नहीं कर सकता। और अगर क्या है? उसको अनुभव है, एक्सपीरियंस है, तो जो पढ़ा हुआ है उसको कैसे यूज करना है, ठीक है, वो जानता है। इसलिए कहते हैं दे, मतलब स्टडीज परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। अब यहां से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन बनता है कि स्टडीज किसको परफेक्ट करती है? नेचर को। ये वर्ड एज इट इज याद रखेंगे, ठीक है। या क्या कि अपने यूं कहें कि किसके द्वारा परफेक्ट होती है? एक्सपीरियंस के द्वारा, याद रखेंगे। तो दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड। यहां पे ये भी पूछा जा सकता है, ये दे वर्ड है वो किसके लिए आया है? स्टडीज के लिए, ठीक है। तो वहां पे वो क्या है? लिख देगा एक्सपीरियंस एंड विजडम, एक लिख देगा स्टडीज, एक लिख देगा एक्सपीरियंस एंड विजडम, एक लिख देगा पर्टिकुलर्स, ठीक है, अफेयर्स। तो यहाँ पे क्या है? अपने को ध्यान रखना है। तो आगे बात करते हैं, देखो, फोर नेचुरल एबिलिटीज। नेचुरल एबिलिटीज मतलब व्यक्ति में जो भी क्या है कि उसमें योग्यता, नेचुरल जो उसमें योग्यताएं होती है, जो टैलेंट होता है, फोर नेचुरल एबिलिटीज। जो नेचुरल एबिलिटीज को उन्होंने फ्रांसिस बेकन ने किसके समान बताया है? नेचुरल प्लांट्स के समान। तो यहां पे पूछा जा सकता है, फ्रांसिस बेकन ने नेचुरल एबिलिटीज को किसके समान बताया है? फोर नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स। Four natural abilities are like natural plants. They need pruning by studies. ठीक है, प्रूइंग का मतलब एक प्रकार, प्रोइंग का मतलब एक प्रकार से प्रूनिंग होता है, ठीक है। प्रोइंग का मतलब क्या होता है? प्रूनिंग। प्रूनिंग क्या होता है? ठीक है, जैसे आप क्या है, जैसे कोई पौधा है, ठीक है, वो बड़ा हो रहा है, ठीक है, कोई झाड़ी आपने या क्या लगाई है, वो क्या है कि बड़ी हो रही है, आप उसकी जो कंटाई छंटाई करते हैं, वो क्या होता है? प्रूनिंग होता है। तो यहां पे दैट नीड प्रोइंग बाय स्टडी। तो जो फोर नेचुरल एबिलिटीज है, ठीक है, वो किसके समान है? नेचुरल प्लांट्स के समान। जिस प्रकार नेचुरल प्लांट्स की एक जो गार्डनर जो होता है वो कंटाई छटाई करता है, उसी प्रकार से जो नेचुरल एबिलिटीज है उनकी कंटाई छटाई या उनकी प्रूनिंग है वो किसके द्वारा होगी? स्टडी। याद रखना, किसके द्वारा होगी? स्टडी। यहां पे स्टडीज वर्ड नहीं है, क्या है? स्टडी है। हर एक वर्ड याद होना चाहिए। सिर्फ दो ऐसे है, नो पोइम है, ठीक है। वेस्टलैंड में से मैं ये नहीं कहता भी आपको हर एक लाइन याद होनी चाहिए, हो भी नहीं सकती, ठीक है, परंतु बाकी पोइम में क्या क्या है, ठीक है, आप ये मानो 90% जंग जीत जाएंगे अगर ये चीजें हैं वो आप अपने व्यवहार में ले आए। तो यहां पे बात करें, दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस। फॉर नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स दैट नीड प्रोइंग बाय स्टडीज। नेक्स्ट अपने बात करें, एंड स्टडीज देमसेल्व्स डू गिव फोर्थ डायरेक्शन too much at large except they be bounded in by experience। अब यहां पे देखो, and studies themselves, स्टडी खुद क्या दे है? do give forth directions too much at large। क्या होता है कि जैसे एक व्यक्ति है वो बहुत अधिक पढ़ा हुआ है, ठीक है, अब बहुत अधिक पढ़ा हुआ है वो क्या है कि एक प्रकार से फिर वही बात कि भी क्या है कि व्यक्ति जो पढ़ा हुआ है उसको कैसे अच्छे से काम ले सकता है? एक्सपीरियंस के द्वारा। वही बात यहीं पे, ठीक है, एक स्टडीज जो है वो व्यक्ति को बहुत अधिक क्या है? ज्ञान प्रदान कर रही है, अलग अलग दिशाओं में क्या है उसको सोचने के लिए बहुत अधिक स्वतंत्र कर रही है, परंतु क्या है उसको किस प्रकार बाउंड किया जा सकता है भी काम में लेने के लिए, किस प्रकार उसको कौन करेगा? बाय एक्सपीरियंस। स्टडीज themselves do give forth direction too much at large except they, अगर क्या है कि उनको एक्सपीरियंस के द्वारा बाउंड नहीं किया जाता। किनको भाई?
ठीक है, अगर जो स्टडीज है, स्टडीज themselves do give for direction too much at large and accept they be bounded in by experience। अगर स्टडीज को एक्सपीरियंस के द्वारा बाउंड नहीं किया जाएगा तो एक प्रकार से व्यक्ति, ठीक है, उस स्टडीज को यूज नहीं कर सकता। वो अलग अलग दिशाओं में एक प्रकार से बहुत अधिक सोच सकता है परंतु उसको सही प्रकार से यूज नहीं कर सकता। तो दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस फॉर नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स दैट नीड प्रोइंग बाय स्टडी एंड स्टडीज themselves give forth direction too much at large except they be bounded in by experience। यहाँ पे bounded in by experience है, याद रखें। फिर से अपने बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात की थी? स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। भूलने नहीं दूंगा, ये और बता देता हूं किसी भी हाल में, ठीक है। जैसे भी क्वेश्चन आएगा, अभी अपने क्या अपने बाद में बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन आते ही आपको माइंड में आएगी चीजें। आगे बात करते हैं, देयर चीफ यूज, ठीक है, किसके लिए? फॉर डिलाइट इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटाइनिंग, फॉर ऑर्नामेंट इज इन डिस्कोर्स, फॉर एबिलिटी इज इन जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, ठीक है, जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस। फिर अपने बात की एक्सपर्ट मैन और लर्नर्ड मैन की। फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप्स जज ऑफ पर्टिकुलर्स वन बाय वन, but the journal councils and the plots and marshalling of affairs come best from those that are learned। आगे बात करें, to spend too much time in studies, क्या है भाई? बहुत अधिक स्टडीज में समय देना किसको लेके आएगा? स्लॉथ, लेजीनेस इज स्लॉथ। फिर बात करें, टू यूज देम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज अफेक्टेशन। और फिर बात करें, टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल इज द ह्यूमर ऑफ ए स्कॉलर। फिर आपने किसकी बात की थी? दे परफेक्ट नेचर एंड आर परफेक्टेड बाय एक्सपीरियंस, फॉर नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स दैट नीड प्रोइंग बाय study and studies themselves do give for direction too much at large except they bounded in by experience। यहां तक अपने चर्चा कर ली। आगे बात करते हैं, क्राफ्टी मैन कंडेम भी आता है, ठीक है, एग्जैक्ट वर्ड ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ध्यान देंगे, ठीक है। क्राफ्टी मैन कंटेम स्टडी। अब यहाँ पे देखो अलग अलग 3 लोगों की चर्चा की है, क्राफ्टी मैन की चर्चा की है, सिंपल मैन की चर्चा की है, वाइज मैन की चर्चा की। कितने लोगों की? 3, क्राफ्टी मैन, सिंपल मैन, वाइज मैन। तो क्राफ्टी मैन क्या करेंगे? स्टडी को कंडेम करेंगे, कंटेम करेंगे मतलब निंदा करेंगे। क्राफ्टी मैन कंटेम स्टडी। क्राफ्टी मैन मतलब धूर्त लोग है, ठीक है, ठीक है, जो क्या है एक प्रकार से यूं कहें ज्यादा स्टडीज है वो नहीं करते, जो चालाक प्रकार के प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? स्टडीज को कंटेम करते हैं, ठीक है, निंदा करते हैं। तो क्राफ्टी मैन कंडेम। सिंपल मैन क्या करेंगे? एडमायर करेंगे। क्या करेंगे? एडमायर करेंगे। और वाइज मैन क्या करेंगे? उसका यूज करेंगे। तो सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज। तो 3 प्रकार के लोग हैं, क्राफ्टी, सिंपल और वाइज। क्राफ्टी मैन कंटेम आ जाएगा, सिंपल मैन एडमायर आ जाएगा और वाइज मैन यूज। देम किसके लिए आया है? स्टडीज के लिए। किसके लिए आया है? स्टडीज के लिए। आगे बात करते हैं, फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज। यहां पे फिर दे किसके लिए आया है? स्टडीज। यहां पे फॉर मतलब बिकॉज, एक प्रकार से फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज। कभी भी स्टडी है वो अपना यूज कैसे किया जाए ये नहीं बताती, तो फिर वही कैसे आएगा? विजडम के द्वारा। कौन बताएगा स्टडी को कैसे यूज करना है? विजडम। यहां पे ध्यान रखना, एक्सपीरियंस मत लिख देना, क्या आएगा? विजडम। फॉर दे टीच नॉट देयर on use but that is a wisdom without them and above them won by observation। ऐसी विजडम जो ऑब्जर्वेशन के द्वारा क्या है आती है, ये लोगों को काम करते हुए देखते हुए कुछ जो भी है, ठीक है, वो बताएगी कि भी कोई भी स्टडीज है उसका यूज कैसे किया जाना है, ठीक है। फॉर दे देखो क्यों, देखो यहां पे आप देखिए, जो वाइज मैन जो होता है, ठीक है, वो ये जानता है एक प्रकार से वाइज मैन, वाइज और विजडम, ठीक है। वाइज मैन कौन? जिसके पास में क्या होती है? विजडम। वाइज मैन जिसके पास में विजडम है वो जानता है उसको यूज करना,
ठीक है, क्योंकि वाइज मैन के पास में क्या है, विजडम है, इनके पास में विजडम नहीं है। और स्टडी ये नहीं बताती भी अपना यूज कैसे करना है, फॉर दे टीच नॉट देयर ओन यूज बट दैट इज विजडम विदाउट देम एंड अबो देम वोन बाय ऑब्जर्वेशन। आगे बात करते हैं, रीडिंग की बात करेंगे। ठीक है, रीड की अगर अपने बात करें तो यहां पे देखो बहुत ही अच्छी बात कही है कि भी रीडिंग है, ठीक है, वो क्या है कि बेकर कहते हैं रीडिंग क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए। याद रखेंगे यहां से क्वेश्चन बनता है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है। रीडिंग है वो किसके लिए करनी चाहिए और किसके लिए नहीं। पहले तो वो 3 कारण बताता है जिनके लिए नहीं करनी चाहिए। रीड नोट टू कॉन्फ्लिक्ट एंड कन्फ्यूट की बात करेगा, रीड नोट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट, एज इट इज वर्ड याद रखेंगे। रीड पढ़ना चाहिए परंतु कॉन्ट्राडिक्ट और कन्फ्यूट मतलब एक प्रकार से किसी से वाद विवाद करने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, रीड नोट टू कॉन्ट्राडिक्ट, किसी की बात को काटने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए कि भी क्या है कि कोई दूसरा व्यक्ति करेगा कोई बात है तो मैं क्या है कि उसकी बात को कट कर दूंगा। ठीक है, इस उद्देश्य से नहीं पढ़ना चाहिए। रीड पढ़ना चाहिए नोट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कंफ्यूज, नोर, ठीक है, नोर टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड। याद रखना, नहीं ये इसलिए पढ़ना चाहिए भी पूर्णतः विश्वास कर लो। ठीक है, टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब यही होता है एक प्रकार से एक सिद्धांत के रूप में किसी चीज को ले लेना। अपने कहते हैं ना आंख मूंद के क्या है कि विश्वास कर सकते हो, तो वो क्या होता है टेक फॉर ग्रांटेड। इसके लिए रीड नहीं करना चाहिए। ठीक है, नोर टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, और न ही क्या है यूं कहें डिस्कोर्स के लिए या क्या है कि बातचीत भी मैं क्या है कि इसलिए रीड करूं ताकि बातचीत कर सकूं, तो नोर टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स। दो वर्ड है याद रखेंगे। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट एंड कंफ्यूट। फिर बात करें नोर टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, नोर टू टॉक एंड डिस्कोर्स, तो भी पढ़ना किसके लिए चाहिए, टू वैग एंड कंसीडर, मतलब किसी चीज पर विचार करने के लिए पढ़ना चाहिए। ठीक है, टू वैग एंड कंसीडर, बट टू वैग एंड कंसीडर। तो अगर ये आपसे पूछ लिया है भी पढ़ना किसके लिए चाहिए, यहां पे स्टडी नहीं है, फिर कह रहा हूं यहां पे रीड की बात हो रही है। रीड किसके लिए भाई, टू वैग एंड कंसीडर। एक एक वर्ड भी दे सकता है और दो शब्द भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो रीड नोट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कंफ्यूट। ठीक है, नोर टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, नोर टू टॉक, नोर टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, और बट टू वैग एंड कंसीडर। याद रखें। आगे बात करते हैं कुछ बुक्स के बारे में। अलग अलग बुक्स के उन्होंने प्रकार बताए, मुख्यतः उन्होंने 3 प्रकार की बुक की चर्चा की है। आगे फिर एक थोड़ी सी बुक के बारे में चर्चा की है। ठीक है, तो ये बताते हैं कुछ बुक्स ऐसी होती है जिनको केवल टेस्ट करना चाहिए। कुछ बुक्स ऐसी होती है जैसे अपने क्या कोई चीज टेस्ट करते हैं ना, ठीक है, तो कुछ बुक्स ऐसी होती है जिनको केवल क्या करना चाहिए, टेस्ट। और कुछ बुक्स ऐसी होती है जिनको स्वेलो मतलब निगल लो, और कुछ बुक्स ऐसी होती है चूड एंड डाइजेस्टेड मतलब चबा चबा के अपने जैसे भोजन करते हैं। एक तो भोजन कोई चीज अपने सिर्फ चखते हैं यहाँ, और के सीधा क्या है निगल लेते हैं, और एक क्या है चबा चबा के भोजन को खाते हैं। ठीक है, और उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। बस उसी के साथ में जोड़ते हुए क्या है कि बुक्स की कैटेगरी बताइए यहाँ पे। तो सम बुक्स, यहाँ पे हर वर्ड का ध्यान रखना, फिर मैं कह रहा हूं सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, केवल टेस्ट करने के लिए होते हैं। अदर्स, अदर्स लिखा हुआ है, याद रखना क्या लिखा हुआ है, अदर्स, अदर्स टू बी स्वेलोड, अदर्स टू बी स्वेलोड। एंड सम फ्यू, क्या लिख रहा है वो ध्यान देना, क्या लिख रहा है, सम फ्यू, अदर्स नहीं है यहाँ पे, सम ए फ्यू भी नहीं है, क्या लिख रहा है, सम फ्यू, मतलब बहुत ही थोड़ी किताबें ऐसी होती है टू बी चूड एंड डाइजेस्टेड। ठीक है, टू बी चूड एंड डाइजेस्टेड। तो यहाँ पे सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ किताबें ऐसी होती है जिनको टेस्ट, इसका मतलब क्या है, उनको पूरा नहीं पढ़ना, थोड़ा सा क्या है कि जो आपकी काम की चीज है बस वो देख ली छोड़ दिया। ठीक है, और कुछ किताबें ऐसी होती है जिनको स्वेलो निकल लो मतलब पूरा पढ़ लो, अभी इनके बारे में और चर्चा करेंगे। ठीक है, अदर्स टू बी, कुछ दूसरी ऐसी होती है जिनको क्या कर लो, स्वेलो मतलब क्या है कि बिना ज्यादा ध्यान दिए एक प्रकार से रैपिड रीडिंग लगा दो उनकी, क्या लगा दो, रैपिड रीडिंग, तेज रीडिंग क्या है कि उनकी लगा देनी है, ज्यादा उसमें क्या है कि आपको एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, और कुछ को पूरा नहीं पढ़ना। तो सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड,
others to be swallowed और some few to be chewed and digested। ठीक है, और चबा चबा कर और डाइजेस्ट का मतलब ये है बहुत ही डिलीजेंस, मतलब क्या है कि मेहनत के साथ में और अटेंशन के साथ में पढ़ना। तो ऐसी बुक जिनको टेस्ट करना है, तो टेस्ट कैसे करेंगे, खुद मत पढ़ोगे। ठीक है, तो यहां पे अगर बात करें दैट इज, अब इनके अलग अलग कैटेगरी आएगी, इनकी अलग अलग कैटेगरी के बारे में अपने चर्चा करेंगे। मतलब कैटेगरी क्या भी, कौन सी बुक है जिनको टेस्ट किया जाना चाहिए, तो ऐसी बुक्स, सम बुक्स आर टू बी रीड ओनली इन पार्ट्स। ठीक है, ऐसी बुक्स जिनको केवल पार्ट्स में पढ़ा जाना चाहिए, इनका मतलब क्या है, उनको केवल क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो सम बुक्स आर टू बी रेड ओनली इन पार्ट्स। ठीक है, अदर्स क्या आएगा, अदर्स टू बी रेड बट नॉट क्यूरियसली। कैसी बुक्स है जिनको कंप्लीट पढ़ना चाहिए परंतु ज्यादा ध्यान से नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, और ऐसी बुक्स को क्या करेंगे, स्वेलो कर लेंगे। ठीक है, मतलब अटेंशन देने की, डिलीजेंस के साथ में, मतलब मेहनत के साथ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। परंतु क्या है, अगर आप जिन बुक्स को, ठीक है, अटेंशन देके मेहनत के साथ में पढ़ते हैं, वो कैसी होती है, च्यूड वाली और डाइजेस्टेड। तो एंड सम फ्यू, या फिर देखो, ठीक है, सम फ्यू टू बी रेड होली, कंप्लीट पढ़ना है, एंड विद डिलीजेंस एंड अटेंशन। याद रखना, डिलीजेंस एंड अटेंशन। यहां पे बुक्स की अलग अलग कैटेगरी, सबसे पहले क्या है, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड। ठीक है, अदर्स टू बी स्वेलोड, सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। और जो टेस्टेड करने वाली है वो क्या आएगा, सम बुक्स आर टू बी रेड इन पार्ट्स, ओनली इन पार्ट्स। अदर्स टू बी रेड बट नोट क्यूरियसली, दूसरों को पढ़ देना है पूरा परंतु ज्यादा ध्यान से नहीं पढ़ना। And some few to be read wholly and with diligence and attention। याद रखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं, कुछ बुक्स ऐसी होती है जो अपने यूं कहें पार्ट्स में पढ़ी जा सकती। ठीक है, और उन बुक्स मतलब किसी की सहायता से पढ़ी जा सकती है। ध्यान से सुनो, कुछ बुक्स ऐसी होती है जिनको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा महत्वपूर्ण बुक्स नहीं है, आपने क्या किया, किसी दूसरे को क्या है कि कह दिया कि भाई आप क्या है कि इसमें से जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो मेरे लिए समराइज कर दो एक प्रकार से। तो दूसरे की डेपुटी, मतलब दूसरे की हेल्प से आप असिस्टेंट की सहायता से पढ़ सकते हैं। और कुछ बुक्स समराइज जो बुक्स होती है वो एक प्रकार से यूं के डिस्टिल्ड वाटर की तरह होती है, फ्लैशी थिंग्स की तरह होती है। डिस्टिल्ड वाटर और फ्लैशी, डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक डिस्टिल्ड वाटर, कॉमन डिस्टिल्ड वाटर, फ्लैशी थिंग्स। याद रखेंगे। तो यहां पे देखो, सम बुक्स ऑल्सो मे बी रेड बाय डेपुटी। डेपुटी का मतलब असिस्टेंट, जो आप सहायक जो होता है उसको डेपुटी बोलते हैं। तो कुछ बुक्स है उनको आप क्या है, किसकी सहायता से, किसके द्वारा पढ़ा जा सकता है, किसी असिस्टेंट डेपुटी के द्वारा पढ़ा जा सकता है। एक्सट्रैक्ट मेड ऑफ देम बाय अदर्स, उनमें से एक्सट्रैक्ट मतलब जो काम की चीजें हैं, ठीक है, वो निकाल के आपको क्या है वो बता देगा। एक्सट्रैक्ट्स मेड ऑफ देम बाय अदर्स, दूसरों के द्वारा क्या है एक्सट्रैक्ट निकाल के बता दिया जाएगा। दैट वुड, ऐसा जो काम है भी, आप किसी डेपुटी की सहायता से पढ़ रहे हो या उसमें एक्सट्रैक्ट निकाल के चीजों का पढ़ रहे हो, ऐसा जो काम है वो केवल किन बुक्स के साथ में होना चाहिए, वो होना चाहिए in less important argument and the meaner sort of books। याद रखेंगे। ठीक है, कैसी बुक्स, that would be only in the less important arguments and the meaner sort of books। महत्वपूर्ण किताबें नहीं होनी चाहिए, महत्वपूर्ण बातों का आपको एक्सट्रैक्ट नहीं निकालना, किसी डेपुटी की सहायता से नहीं पढ़ना। ठीक है, जो क्या है लेस आर्ग्यूमेंट की है, मीनर शॉर्ट ऑफ बुक्स है, ठीक है, कम महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, वो क्या है किसी डेपुटी की सहायता से पढ़ सकते हो या उनका एक्सट्रैक्ट है वो किसी दूसरे की मदद से आप निकाल सकते हो। तो परंतु अब ये काम तो आपने कर लिया, बुक्स को ऐसे पढ़ लिया, परंतु ये जो बुक्स है वो एक प्रकार से अपने यूं कहें जो समराइज हो गई। क्यों, पूरी बुक आपने पढ़ा नहीं, ठीक है, आपने उसका कुछ अंश पढ़ा, ठीक है, जो समराइज करके, ठीक है, आपके सामने संक्षिप्त करके पेश कर दिया। तो आप ये देखिए, जैसे डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, टेस्टलेस होता है, उसी प्रकार ये बुक्स भी क्या हो जाएगी फिर, टेस्टलेस हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, एल्स डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर, फ्लैशी थिंग्स, दोनों चीजें याद रखेंगे। डिस्टिल्ड बुक है वो किसकी तरह, आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर्स, फ्लैशी थिंग्स।
ये क्या है अपने बुक्स की बात है। तो यहां तक आज अपने क्या है कि बात की, एक पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। अब अपने जो भी पढ़ा है उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और फिर आप माइंड में सोचेंगे भी इसका क्या आंसर है, और फिर क्या है अपने नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे और इसके बहुत सारे, ठीक है, एमसीक्यूज है वो करेंगे। एक एक क्या है कि यूं कहें लाइन से एमसीक्यूज है वो बनाए जाएंगे आपके लिए, ठीक है, ताकि आप हर एक चीज को जो भी गलती करनी हो यहीं पे कर लो, ठीक है, आगे मेन एग्जाम में आपसे गलती ना हो। तो यहां पे बात करें, देखो कुछ जो बुक्स होती है जो क्या होती है एक प्रकार से कम महत्वपूर्ण जो बुक्स होती है, ठीक है, सम बुक्स आल्सो मे बी रेड बाय डेप्यूटी एंड एक्सट्रैक्ट मेड ऑफ देम बाय अदर्स, ठीक है, उन कुछ बुक्स को आप किसी असिस्टेंट की सहायता से पढ़ सकते हो, या उनके एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब जो काम की बात है वो क्या है उसमें से निकाल लेना, वो क्या है कि आप एक प्रकार से किसी को दूसरे की अदर्स, ठीक है, ऑफ देम बाय अदर्स, दूसरे को बोल सकते हो भी इसमें एक्सट्रैक्ट है वो निकाल के मेरे को दे दे। परंतु ऐसा किस बात में, मतलब किन बुक्स के साथ में होना चाहिए, जो लेस आर्गुमेंट की है या मीनर शॉर्ट टाइप ऑफ बुक्स है, मतलब जो कम महत्वपूर्ण किताबें है ना उनके लिए होना चाहिए, वुड बी ओनली इन द लेस इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट्स एंड द मीनर शॉर्ट ऑफ बुक्स, ठीक है, एल्स, ठीक है, क्यों भाई, जैसे क्या है कि अगर इस प्रकार का जो काम होता है वो एक प्रकार से जो आपके सामने आएगा, ठीक है, चाहे एक्सट्रैक्ट निकाल के, ठीक है, सार प्रकार की जो बुक्स होती है जो यूं कहें 8-10 किताबों का एक सार आ जाए एक बुक में, ठीक है, या क्या है तो वो क्या हो जाएगी एक प्रकार से डिस्टिल्ड वाटर की तरह हो जाएगी, फ्लैशी थिंग की तरह। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, ठीक है, उसमें से एक प्रकार से डिस्टिल्ड वाटर को जो अपने पीते हैं तो वो क्या होता है, टेस्टलेस होता है, ठीक है, गुणकारी एक प्रकार से वो क्या होता है, बिल्कुल भी उसमें टेस्ट है वो आनंद है वो नहीं आता। तो ये सी बुक्स है वो डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर और फ्लैश। अब अपने क्या है कुछ एमसीक्यूज करते हैं, कुछ ही करते हैं, ठीक है, ताकि एक बार आपसे फिर से स्टडी कर सके, फिर इसके और एमसीक्यूज है वो क्या है कि अपने नेक्स्ट क्लासेज या जो नेक्स्ट टेस्ट जो आपके लिए जाएंगे उनमें क्या है कि अपने करेंगे। लगभग ये मानो इतना छोटा सा ऐसे ना उसमें 150 से 200 मिनिमम कह रहा हूं 150 से 200 एमसीक्यूज है वो आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो अगर अपने बात है वो 4 पार्ट में 3 पार्ट अपने कंप्लीट हो गए। ऑफ स्टडीज को मैंने आपको कहा था पहले अपने क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन बेकन का, 1561 में उनका जन्म हुआ, ठीक है, 1626 में उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म कहते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज कहते हैं, ठीक है, ये अपने यूं कहें कि चांसलर है वो हाई चांसलर रहे थे, ये क्या है शेक्सपियर के समकालीन थे, एलिजाबेथन एज के थे, ठीक है, इनको अपने यूं कहें कि किसके लिए यूं कहें एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ है उन्होंने क्या कहा था, यंग लॉर्ड कीपर है वो उनको कहा था। अलेक्जेंडर पोप है उन्होंने क्या कहा था, वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड कहा था। इनकी जो लिखने की स्टाइल है वो क्या है, एफोरिस्टिक स्टाइल में ये क्या लिखते हैं। इनके जो एसेज है, ठीक है, वो क्या है अपने यूं कहें कि ऑब्जेक्टिव नेचर के हैं, इम्पर्सनल नेचर के हैं, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं इनके क्या है कि 3 वॉल्यूम है, 3 कलेक्शन है वो एसेज के आए थे, ठीक है। 1597 में 1597 में इनका पहला, ठीक है, कलेक्शन आया था एसेज का जिसमें 10 ऐसे थे और उन 10 ऐसे में पहला ऐसे कौन सा था, ऑफ स्टडीज, जिसको दूसरा जो कलेक्शन आया था 1612 में, ठीक है, तो ऑफ स्टडीज को कुछ रिवाइज करके उस ऐसे में पब्लिश किया जिसमें कितने ऐसेज थे, ठीक है 38, और तीसरे कलेक्शन में कितने थे 58, ठीक है। तो ये इसका था। और ये क्या है कि ऑफ स्टडीज के अगर अपने इंट्रोडक्शन की बात करें तो मैंने आपको बताया था क्या चीज कि ये क्या है सबसे पहले 1597 में पब्लिश हुआ, 1597 में, और 1612 में क्या हुआ था, रिवाइज हुआ था, ठीक है। तो ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है और इस ऑफ स्टडीज को अपने कर लिया। एक बार आप फिर से क्या है कि इसको पढ़ेंगे अभी।